नमस्कार। खास बातचीत में आज आपका स्वागत है। हम 2020 को पीछे छोड़कर आज 2021 में आ गए हैं। बीता हुआ साल हमारे लिए ये सबक दे करके गया है कि अगर आप फिट हैं तो किसी भी तरह की समस्याओं से आप बचे रह सकते हैं। आज हमारे साथ वो खास मेहमान हैं जो न केवल फिट हैं बल्कि हिट भी हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं राज्य के स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर मिनिस्टर अशोक चांदना जी। नमस्कार अशोक चांदना जी। नमस्कार अशोक चांदना जी, हमारे साथ खास बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं खेल की। राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों का एक पुराना इतिहास रहा है। एक वक्त था जब नेशनल टीम में वॉलीबॉल हो या बास्केटबॉल हो, राजस्थान के खिलाड़ियों के बिना वो टीम नहीं बनती थी। आज उस क्षेत्र में हम पिछड़ गए हैं, तो क्या खिलाड़ी नहीं है या दूसरी प्रायोरिटीज आ गई हैं दूसरे खेल? देखिए, राजस्थान में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है और राजस्थान का जो स्ट्रक्चर है राजस्थान के युवाओं का, बच्चों का, मैं समझता हूँ कि राजस्थान को देश में टॉप पर होना चाहिए। पंजाब को टक्कर देनी चाहिए हर स्पोर्ट्स के अंदर। कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में खेलों पर ध्यान कम दिया गया और बिल्कुल आपकी बात सही है कि उस वजह से हमारा प्रदेश पिछड़ गया। लेकिन अभी आप देखेंगे कि मैं तो ये 2 साल का आपको बता सकता हूँ कि किस प्रकार से प्रदेश के मुखिया ने हमें आशीर्वाद दिया और खेलों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। और इस 2 साल के अंदर जो नवाचार हुए हैं, जो पॉलिसीज़ बनी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 से 7 साल में राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेशों में होगा और हमारे खिलाड़ी हिट भी होंगे, फिट भी होंगे और मेडल कमाकर पूरी दुनिया में सुपर हिट भी होंगे। चांदना जी, बात करें तो कुछ नए तरह के गेम्स जैसे आर्चरी, शूटिंग, इनमें खिलाड़ी आ रहे हैं और वो जो वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर वो लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, पदक भी ला रहे हैं। लेकिन उन खिलाड़ियों की अगर बात करें तो एक ऐसे सामान्य या आर्थिक रूप से ठीक ठाक तबके से आते हैं, उस क्लास से आते हैं। हमारे यहाँ पर लिम्बाराम जी जैसे आर्चरी धनुर्धर भी हुए हैं। तो ऐसे आदिवासी इलाकों से जो खिलाड़ी निकलें, उसके लिए बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपका क्या प्रयास रहे? देखिए, कुछ खेल हैं जो ताकत, एजिलिटी और शारीरिक क्षमताओं के ऊपर आधारित होते हैं, उनमें ज़्यादा लागत नहीं होती है। लेकिन कुछ खेल हैं जो बैलेंस, टेम्परामेंट और इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर होते हैं। आर्चरी और शूटिंग मुझे लगता है कि टेम्परामेंट, बैलेंस और इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। तो उसमें इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हो जाते हैं। निश्चित रूप से वो आम परिवार के बच्चों की रीच के बाहर होते हैं। खेल विभाग में ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं और अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे ट्रेनिंग जो लेना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग, आपने देखा पिछले 10 महीने में तो कोरोना काल की वजह से खेलों में कोई बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सके, लेकिन स्टेट गेम्स कराकर और नवाचार में अब हम उन बच्चों को स्पेशली हम उनके बैचेस बनाकर किस प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, डाइट के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, कई खिलाड़ियों को चोट आ जाती है, वो चोट की वजह से वो कई बार उनका गेम ख़त्म हो जाता है। तो रिहेबिलिटेशन तक भी हम लोग प्लान कर रहे हैं और आगे आप लोग देखेंगे कि हम हमारे खिलाड़ियों को एक एसेट के रूप में रखकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साल की शुरुआत में हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था, फिट राजस्थान तो हिट राजस्थान। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो खेलों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही फिट नहीं है। तो बतौर विभाग का मिनिस्टर होने के नाते आप इंफ्रा को लेकर के, उसको डेवलपमेंट को लेकर के किस तरह से आपकी रोड मैप है, क्या कार्य योजना आपके दिमाग में है? देखिए, मैं भी राजस्थान में जब घूमा तो कई जगह पर कुछ अच्छी एकेडमीज चल रही हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल किया जा रहा है। और कई जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन उनको इस्तेमाल करने वाले ही नहीं, वहाँ पर ट्रेनिंग भी नहीं है, तो बच्चों का फुटफॉल भी नहीं है। और बहुत सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो पढ़ाई 10-15 साल में, 5 साल में ख़राब हो गया, उनके प्लास्टिक्स ख़राब हो गए, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो गए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होगी। बहुत सारा ऐसा सामान और ऐसे जो सेटअप्स हैं। तो सबसे पहले हमने प्लान बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेकेंडरी है, सबसे पहले तो है खेलों का वातावरण बनना चाहिए, घर से बच्चे निकलने चाहिए। क्योंकि अगर फिट नहीं होगा राजस्थान तो हिट कैसे होगा राजस्थान? तो ये मेडल आएंगे कब? या तो घर से 50 बच्चे निकलें और उन 50 में से 15 को आप प्रदेश में टीम में ले जाओ और
या फिर 5,000 बच्चे उस एक ही स्पोर्ट्स के लिए निकले हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपटीशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट अचीविंग और कंपटीशन की वजह से जो सक्सेस रेट है, मुझे लगता है कि वो बहुत हाई हो जाएगी। तो फुटफॉल कैसे बढ़े, इसके लिए हमने 2 जॉब पॉलिसी बनाई, ताकि एक तो 2% हमारी पॉलिसी, तो उसमें हमने अमेंडमेंट कर दिया, उसमें बच्चे 2% होता था, लेकिन कभी किसी भी भर्ती में आधा % भी नहीं लगे, वो बहुत टफ उसमें बना रखे थे। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी 2016 में बनी हुई थी। 2016 से लेकर 2020 तक 5 सालों में एक सिंगल खिलाड़ी को राजस्थान के को आउट ऑफ टर्न जॉब नहीं मिला। यदि वो राजस्थान का जो कैडर है स्पोर्ट्स का, उस खिलाड़ी को वो पॉलिसी कोई बेनिफिट नहीं दे पा रही, तो उस कागज के पुलिंदे का कोई अर्थ नहीं है। हमने दोनों पॉलिसीज में अमेंडमेंट किया, और आज मुझे बड़ी खुशी ये बताते हुए कि वो पॉलिसीज में अमेंडमेंट के बाद में 29 तो ग्रेजुएट अधिकारी लग चुके हैं, और 250 से ऊपर बच्चे सी कैटेगरी के आउट ऑफ टर्न में तैयार हैं। 2% में पुलिस की भर्ती में काफ़ी बच्चे लग चुके हैं, 31,000 रीट की भर्तियां आ रही हैं। मुझे लगता है कि 1,500 से 2,000 खिलाड़ियों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी चीज आप किसी को क्या दे सकते हैं, वो है होप। और जब किसी को होप होती है तो अपनी क्षमताओं का पूरी तरीके से प्रदर्शन करता है, और जिसकी होप खत्म हो जाती है, वो उसमें कितनी क्षमता है वो उसको निकालने की सोचता ही नहीं, क्योंकि उसकी होप ही खत्म हो गई है। तो हमने सबसे पहले काम किया कि राजस्थान के खिलाड़ियों में होप होनी चाहिए कि हम कुछ भी करें, हमारा फ्यूचर सिक्योर है। घर वाले अपने बच्चों को अच्छी डाइट देकर घर से निकालेंगे, तुम जाओ खेलो, 2 घंटे नहीं 6 घंटे खेलो, इसमें अपना करियर बनाओ। यदि भविष्य में खिलाड़ी बनने के बाद आगे पीछे हो गए तो उनका फ्यूचर सिक्योर है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि 2% जॉब में जब हमने अमेंडमेंट किया, उससे पहले चौगान स्टेडियम में खिलाड़ी कबड्डी के 100 से 125 बच्चे प्रैक्टिस करते थे। आज वहां पर जगह नहीं है, 700-800 तो वहां प्रैक्टिस करते हैं, और जयपुर के अंदर 7-8 प्राइवेट एकेडमीज हो गई हैं, जहां 250, 200, 400 बच्चे वहां प्रैक्टिस करने आते हैं। तो एक समय में जहां कबड्डी गेम के लिए प्रोफेशनल 125 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, आज 2,000 बच्चे कर रहे हैं। तो उसमें आप डिफरेंस लगेगा, 20 गुना फुटबॉल केवल एक कबड्डी में बढ़ गया है। और इसी प्रकार आने वाले समय में अब हमारा जो सेकंड टारगेट है, हमने पहले था कि हम फुटबॉल बढ़ाएं, अब सेकंड टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे है। 10 महीने हमारे कोरोना ने खराब किए, लेकिन अब आप आने वाले समय में देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और ट्रेनिंग के ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे। अशोक चांदना जी, आउट ऑफ टर्न नौकरी भी दी 29 पदक विजेताओं को, खेल नीति की बात आई, 2% सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात भी आई, ओलंपिक मेडल के लिए पहली बार राजस्थान ने 3 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है। लेकिन हम जब देखते हैं सुविधा के नाम पर जब होता है चौगान स्टेडियम में दूध चना शिविर लगता है, तो क्या दूध चना शिविर हमारे यहाँ पर ओलंपिक के स्तर के खिलाड़ी पैदा कर सकता है? देखिए, दूध चना शिविर कई सौ बच्चों के लिए लगता है, और कहीं भी आप दूध और चने की ताकत को कम मत आंकिए। जो बाकी जो डाइट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, फिटनेस प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, वो सब दूध चने जैसे ही किसी प्रोडक्ट से बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा ताकत तो कोई चीज़ में है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल आपका सवाल सही है। मैंने आपको जैसे कि पूर्व में बताया कि अब हम खिलाड़ियों की बैचेस बनाएंगे जो भविष्य में 4 साल बाद में या 8 साल के बाद में हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाने की स्थिति परिस्थिति में हैं। हम उन बच्चों को स्पेशल डाइट्स, स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ से मुहैया करवाकर और स्पेशल तैयार करेंगे, ताकि आने वाले समय में केवल दूध चने के भरोसे नहीं रहें, और भी बाकी जो मिनरल्स और विटामिन्स और प्रोटीन जो प्रकार के खिलाड़ियों को चाहिए, वो पूरी प्लानिंग होकर डाइटिशियंस उनके प्लान करेंगे। ऐसा एक हम लोग बैच बनाने की सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है कि नए आइडियाज़ उतने ज़्यादा आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरे पास में खेल विभाग में निश्चित रूप से बहुत ही कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, और उन्हीं की वजह से आज ये 2 साल में इतना काम हम लोग कर पाए। चाहे वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, चाहे हमारे सेक्रेटरीज हों, बहुत उनकी मेहनत है। और मुख्यमंत्री जी का जो खेलों के प्रति रुख है कि खेलों को आगे बढ़ाओ, उनका कोई दूर से देख के ये सोच नहीं सकता कि खेलों के प्रति मुख्यमंत्री जी का निजी इतना रुख है कि वो खुद खेलों की कोई भी फाइल जाती है उसको सबसे पहले निकालते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में खेल दूध चने के भरोसे नहीं रहेंगे। चांदना जी, कोरोना ने पिछले साल लगभग पूरे साल खेलों और उसके आयोजनों पर बहुत बुरा असर डाला है। हमने देखा पूरे साल कोई आयोजन नहीं हुए, लगभग सब कुछ ठप पड़ा रहा। इसकी वजह से जो अकेले अगर जयपुर के SMS स्टेडियम की बात करें तो तैराकी के लिए जो स्विमिंग पूल नहीं खुला,
आईपीएल के मैचेस नहीं हुए, तो उस वजह से जो एक पोटेंशियल रेवेन्यू जो आना था, जो कमाई होनी थी करोड़ों रुपए की, वो नहीं हो पाई है। इसी तरह से बाकी के खेल संघ भी हैं जिनके जो अभी इस वजह से आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। उनकी जो आर्थिक परेशानी है उसको दूर करने के लिए आपके पास में कोई रोड मैप है? देखिए, वैसे तो देश की इकनॉमी जो है 30 पॉइंट नीचे गई है, +4-5 से सीधा -24 पर गई है। और देश में हम सब आते हैं, खेल भी आते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट भी आते हैं, गवर्नमेंट्स भी आती हैं और खेल संघ भी आते हैं, सिविलियंस भी आते हैं। तो सबके साथ में ये जो घाटे वाली स्थिति इस कोरोना काल में बनी है, वो सबके साथ में बनी है। निश्चित रूप से यदि खेलों का कोई हिस्सा, हालांकि ये 8-10 महीने का जो घाटा है ये काफ़ी सर्वाइवेबल है, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान में काफ़ी परिस्थितियां कंट्रोल में रही हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी खेल संघ को या किसी खेल को सरकार की ज़रूरत होगी तो जो भी प्रकार से प्रपोजल्स आएंगे, क्योंकि मैं आज अकेला बैठकर इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करके प्रपोजल नहीं बना सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी कोई डिमांड्स आएंगे और प्रपोजल्स बनेंगे तो सपोर्ट करने के लिए और खेलों को जीवित रखने के लिए और आगे और बढ़ाने के लिए सरकार कहीं कदम पीछे नहीं हटेगी, बल्कि 4 कदम आगे बढ़ाएगी। बात करते हैं एक खिलाड़ी अशोक चांदना की। आप यूथ हैं, आपको मैदान पे भी देखा है, आप पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, आप एक यूथ आइकन हैं, लोग आपको फॉलो भी करते हैं, आपके बहुत बड़े फॉलोअर्स भी हैं। स्पोर्ट्समैन कभी गुस्सा नहीं होता, लेकिन आए दिन कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हमारे सामने देखने को मिले हैं जब आप गुस्सा होते नज़र आए हैं, आप अपना आपा होते नज़र आए हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, वैसे तो खिलाड़ी को आप कभी मैदान के अंदर देखा करें, मैदान के बाहर तो जेंटलमैन होता है। आउट ऑफ द फील्ड एग्रेशन की बात, आउट ऑफ द फील्ड नहीं, आप मेरी बात पूरी सुनिए। आउट ऑफ द फील्ड खिलाड़ी बिल्कुल जेंटलमैन होता है, लेकिन जिस वक्त अपना गेम खेल रहा होता है उस वक्त उसका अग्रेशन के बिना वो कोई गेम जीत नहीं सकता है। हाँ, राजनीति खेल तो नहीं है, लेकिन राजनीति का खेल किसी भी खेल से कम भी नहीं है। जब वो खेल खेलते हैं, यदि तो आप भावनात्मक नहीं हो, यदि तो आप केवल अपना समय पास कर रहे हो, तो गुस्सा भी किस पे होना और खुश भी किस चीज़ से होना। लेकिन ये निश्चित रूप से मेरी कमज़ोरी रही है कि मैं एक भावनात्मक व्यक्ति हूँ और मैं राजनीतिक काम को भी बड़ी मेरी भावना रहती है और मैं अपनी भावनाओं से जोड़कर अपने इलाके की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। उन कोशिशों में कहीं ना कहीं कभी कभी मैं समझता हूँ कि शायद मेरी अभी उम्र भी उतनी पकी नहीं है, तो जब ये बहुत कुछ चीज़ें मेरे साथ अभी पहली बार हो रहा है, जब ये कई बार वही चीज़ें हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ को तरीके से डील करना सीख जाऊंगा। लेकिन हर चीज़ के पीछे मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण मंशा है कि आपा रहा या खोया, मंशा क्या थी। मुझे लगता है कि मैं ये इस प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मंशा और मानसिकता कभी भी मेरी खराब नज़र नहीं आएगी। चांदना जी, राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में आपको सचिन पायलट के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, आप क्या मानते हैं? देखिए, सचिन पायलट जी एक बड़े दिग्गज नेता हैं और मैं दिल से उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं राजनीति में सचिन पायलट बनने नहीं आया हूं, मैं अशोक चांदना बनने आया हूं। और मैं खुद अपना स्तर बनाऊंगा, खुद अपने मुकाम को पाऊंगा और ऐसे मुकाम को पाऊंगा कि आने वाले समय में युवा चाहेंगे कि हम अशोक चांदना जैसा बने। मंत्री जी से बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्टर अशोक चांदना जी से। चांदना जी, आप गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं, ये कम्युनिटी राजस्थान में कंपैरेटिवली पॉलिटिकली अवेयर कम्युनिटी मानी जाती है, अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए और अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए। लेकिन हमने यहाँ पर पूरे प्रदेश ने देखा है कि गुर्जरों में कमोवेश एक ही नेता हैं, किरोड़ी सिंह बैंसला, जो उनके एक आह्वान होता है और सैकड़ों हज़ारों लोग कम्युनिटी से जाकर पटरी पर बैठ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, वो उनको आंदोलित कर देते हैं। आखिर और कोई यूथ लीडर वो जगह, वो ऊंचाई क्यों नहीं आपकी कम्युनिटी में बना पा रहा है जो इतने मास को लीड कर सके? देखिए, पहली बात तो ज़्यादातर लोग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं
राजनीति कभी भी एक जाति या एक धर्म से तो हो नहीं सकती है। 36 कौम का, क्योंकि ये न्याय की कुर्सी है। न्याय तो जब सबको एक समान समझेंगे, सब जातियों को, सभी धर्म को, कानून की पालना होगी, तब न्याय स्थापित होगा। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में शायद कोई दूसरा जाता ही नहीं है कि जहाँ किसी एक जाति को आंदोलन करना या उनका नेता बनना, वो मुझे लगता है कि वो रास्ता सही भी नहीं है। लेकिन कर्नल किरोड़ी बैसला जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है गुर्जर समाज के लिए कि उन्होंने एक सोच को बड़ी मजबूती से कि मैं आरक्षण दिलाना चाहता हूं और मेरे समाज को आरक्षण की जरूरत है। सामाजिक नेता होना भी बहुत अच्छी बात है। यदि हर समाज अपने अपने समाज के अंदर सुधार करते 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 अच्छाई की राह पर ले जाएंगे तो सब समाज अच्छाई की राह पर रहेंगे, तो एक हमारी जो भारतीय सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी अच्छाई की राह पर जाएगी। तो उन्होंने एक सोच विचार रखा कि मुझे आरक्षण दिलाना है। पहले तो दिखता नहीं था कि ये होना संभव है, लेकिन करते गए उन्होंने इस लड़ाई को 12 साल तक लड़ते रहे। कभी लड़ाई कमजोर पड़ी, कभी लड़ाई मजबूत हुआ, कभी समाज के लोगों ने कमजोर किया, कभी समाज के लोगों ने मजबूत किया। स्थितियां, परिस्थितियां, सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, लेकिन अंत में जो भी परिस्थितियां बनी उनसे आरक्षण मिल गया और रिजल्ट ही सब कुछ है पूरी दुनिया में। तो मुझे लगता है कि इस विचार का और उस आंदोलन का रिजल्ट जो है वो समाज को बहुत फायदेमंद रहा है। तो किरोड़ी बैसला साहब तो नेता रहेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब वो मुद्दा पूरा हो चुका है। आरक्षण 5% की मांग थी, 5% मिल चुका है। अब कोई अर्थ नहीं बनता है कि कोई पटरी रोके, सड़क रोके, आम जन को, 36 कौम के लोगों को परेशान किया जाए। तो निश्चित रूप से उनका कद कोई दूसरा ना तो ले सकता, ना लेना चाहेगा। बाकी सब लोग राजनीतिक लोग हैं, उनकी राह अलग थी, उनकी सामाजिक राह थी। जिन लोगों की राजनीतिक राह है वो न्याय की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, और न्याय की कुर्सी सबके लिए बराबर है। क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के लिए, सभी 36 कौम के लिए बराबर काम करने के लिए न्याय की कुर्सी है। जी चौना जी, आप यूथ अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, तो युवाओं में जब कोरोना काल गया है और पिछली जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से रोज़गार घटा है और भी कई तरह की मुश्किलें ज़्यादा आई हैं, यूथ मोटिवेट हो, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए आपके पास में क्या प्लान्स हैं? देखिए, सबसे पहली और मोटी बात, और विधानसभा में विपक्ष का हर विधायक इस पे सवाल लगाता है और मैं बड़ी दमदारी से जवाब देता हूँ। मेरे विभाग से ही युवाओं के लिए जो बेरोजगारी भत्ता जो कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि हम 3 से 3,500 हज़ार रुपए तक भत्ता देंगे जरूरतमंद और शिक्षित युवा को, तो उसका क्राइटेरिया है कि कम से कम शिक्षित का मतलब ग्रेजुएट। तो आज के जमाने में ग्रेजुएट होना तो बहुत बेसिक मिनिमम वो है। 1,60,000 युवाओं को, भाइयों और बहनों को मंथली बेरोजगारी 3,000 से 3,500 रुपए तक भत्ता मिल रहा है। और मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा कि हम लोग एक साल में 550 करोड़ के आसपास बेरोजगारी भत्ते में खर्च करते हैं, जो कि हमसे पूर्व की सरकार में वो मुश्किल से मुश्किल एक साल का 7 से 8 करोड़ रुपया होता था। तो कहां 8 से 9 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया, कभी छोटा मोटा फिगर ऊपर नीचे, और कहां 550 करोड़ रुपया। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं लेकिन शिक्षित हैं और जरूरतमंद भी हैं, ऐसे युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी स्कीम है। और राजस्थान के लाखों युवाओं से, क्योंकि ये 2 साल के लिए रहता है, तो जो पुराने हैं वो हर साल हटते जाते हैं जिनके 2 साल पूरे होते हैं, और नए युवा जुड़ते रहते हैं। तो लाखों की तादाद में युवा, मेरे को लगता है कि ऐसी स्कीम आज तक आई नहीं है। दूसरा, हमने देखा कि स्किल डेवलपमेंट में जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे हमारे, उसमें जो स्कूल के फॉलोआउट्स होते थे उनके लिए ही सारी स्कीम्स थी। लेकिन अब हमने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकंड ईयर के बच्चे, थर्ड ईयर के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMYKY एक नई शुरू करी है, ताकि ग्रेजुएशन तक के भी जो बच्चे जिनको ऐसा लग रहा है कि ये बेरोजगार रह जाएंगे, उनको ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन ही हम लोग कोई ना कोई स्किल ट्रेन कर दें और आगे आने वाले समय में उनके सामने रोजगार की कोई समस्या नहीं हो। ये हमने लेटेस्ट प्लान जो है कॉलेज के बच्चों को भी उसमें इंक्लूड किया है। साल की शुरुआत में स्टेट गेम्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो आगे परवान नहीं चढ़ पाए, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। सेंट्रल के स्तर पर भी, केंद्र सरकार के स्तर पर भी एक खेलो इंडिया करके एक अभियान चलाया था। क्या राजस्थान में भी आपके पास में ऐसा कुछ योजना है? देखिए, स्टेट गेम्स तो हमने करवाया
और सक्सेसफुल स्टेट गेम्स हमने करवाया। जनवरी के अंदर आपने देखा 8,000 एथलीट बच्चे, 3,500 बच्चियाँ और 4,500 बच्चे, एक वीक तक जयपुर में रहना, हर डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन होना, 2,000 ऑफिशियल्स, तकरीबन 10,000 लोगों की पूरी ये इवेंट हमने कराया। खेलो इंडिया में भी 5,000 ही एथलीट होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खेलो इंडिया के मुकाबले दुगना बड़ा इवेंट खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए राजस्थान सरकार ने किया, और आज तक कोई भी प्रदेश स्टेट गेम्स इस तरह का नहीं कर पाया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे यहाँ से देखकर अब दूसरे स्टेट स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टेट गेम्स के साथ साथ हम लोग राजीव गांधी ग्रामीण खेल शुरू करने की सोच रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें प्लानिंग चल रही है, और यदि अभी ये कोरोना काल नहीं होता और खेल अलाउड होते तो शायद हम अभी तक उसका आयोजन करवा देते। लाखों की तादाद में, 1,000 नहीं कह रहा हूँ, पूरी बात तो जब हो जाएगी पहले क्या बताना, लेकिन लाखों की तादाद में ग्रामीण अंचल के बच्चे और बच्चियां उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और वर्ल्ड रिकॉर्ड खेल विभाग बनाएगा। क्या रिकॉर्ड बनाएगा ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जिस दिन बनेगा उस दिन आप सब लोग देखेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा ग्रामीण खेलों के माध्यम से खेल विभाग। इतना बड़ा आयोजन हम लोग करने वाले हैं। राजस्थान में पहली बार आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी खिलाड़ियों को मिली है, पदक विजेताओं को मिली है। आपके पास में क्या नए खिलाड़ियों के लिए ऐसा क्या संदेश है कि वो खेल को एज अ कैरियर अपनाएं? देखिए, खिलाड़ी की राह बहुत कठिन राह है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पढ़ता लिखता है, डिग्रियां ले लेता है, तो उसको यदि उसकी डिग्री पे स्केल 1.5 लाख रुपया महीना होना चाहिए, उसकी किस्मत खराब होती है तो भी 70-80 हज़ार की जॉब तो उसको मिल ही जाती है। तो किसी भी स्थिति में पढ़ने लिखने वाला बच्चा कंप्लीट फेलियर की ओर नहीं जाता, लेकिन खिलाड़ी का पूरा जीवन रिस्क के ऊपर रहता है। एक छोटी सी इंजरी भी खिलाड़ी का पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। छोटी सी चोट, छोटी सी लापरवाही, छोटी सी वार्म अप में कमी, थोड़ी सी डाइट में कमी, और खुद की नहीं दूसरे की खिलाड़ी की लापरवाही से भी अपनी जिंदगी पूरी खत्म हो सकती है। कई खिलाड़ी अपने खेलों के लिए अपनी एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाते हैं, उनका जुनून होता है खेलों के प्रति। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं और मैंने खेलों का हर दौर देखा है। मैंने वो दौर भी देखा है कि जब घर के लोग खेल खेलने से मना करें और पढ़ाई की तरफ ध्यान देने पर ज़्यादा फोकस करें, तो घर से कोई सपोर्ट नहीं। मैंने वो दौर भी देखा है कि जब आप बेस्ट, मेरे ख्याल से कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा इस देश में जो इस दौर से नहीं निकला होगा कि वो बेस्ट परफॉर्म जब कर रहा है उस समय उसको रिजेक्ट कर दिया गया हो, उसको सिलेक्ट नहीं किया गया हो, और रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं हो। ऐसे में बहुत सारे खिलाड़ी हताश होते हैं, और कहीं ना कहीं खिलाड़ी की उम्र, जो पीक उम्र है वो बहुत कम है। कोई भी खेल का पीक 5 से 8 साल कर सकता है खिलाड़ी, उसके बाद वो डाउनफॉल पर आता है। ये तो कहीं ना कहीं ये जो 2% नौकरियां और आउट ऑफ टर्न जॉब जो हमने निकाली हैं और सिक्योर किया है कि उम्मीद, मैंने आपको कहा कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सबसे बड़ी चीज अगर कुछ दे सकता है तो वो उम्मीद है। यदि खिलाड़ी के साथ में आज कोई अन्याय हो भी गया तो वो अपनी उम्मीद नहीं खोएगा, क्योंकि उसके पास में बैकअप रहेगा। एक बेसिक खेलों से उसको एक तकमा मिल जाएगा, जहां तक वो पहुंचा है उससे उसको कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। यदि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सोच रहा है तो राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर एक बेसिक नौकरी, उसके घर परिवार की तरफ से जो प्रेशर है घर में, उसको अपना हिस्सा, केवल खिलाड़ी को खेल खेलना ही, एक समाज में भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, परिवार के अंदर भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो उन सब जिम्मेदारियों से कोई व्यक्ति भाग नहीं सकता है। वो जिम्मेदारियों के लिए उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो जाएगी तो उसकी उम्मीद कभी खत्म नहीं होगी, और खिलाड़ी अपने जीवन को कभी भी समय से पहले रोकेगा नहीं और उसकी दिशा भटकेगी नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये जो नौकरियों की पॉलिसी है ये पूर्णतया एक पैकेज है जिससे कि खिलाड़ी की उम्मीद नहीं टूटेगी और खिलाड़ी निरंतर मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी राजस्थान के आगे बढ़ेंगे। आउट ऑफ टर्न नौकरी आपने बात की, पुरानी जो नीतियां हैं उसमें आपने अमेंडमेंट किया। एक लाइन में आप इस अमेंडमेंट को आप किस तरीके से बताना चाहेंगे? देखिए, 2% और आउट ऑफ टर्न पहले भी थी, लेकिन इसके अमेंडमेंट में पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मेडलिस्ट को नौकरियां देने का प्रावधान था, मिल नहीं रही थी, हमने वो रास्ता खोल दिया है। एकमात्र इस बार एक बहुत बड़ा जो फर्क हम
कर पाए हैं कि जो खिलाड़ी राजस्थान की जर्सी पहनेगा वो 2% नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। ये पहला ऐसा कोई प्रावधान नहीं था नेशनल खिलाड़ी के लिए, मेडलिस्ट के लिए तो था। तो ये राजस्थान की जर्सी के लिए, राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए, राजस्थान के खिलाड़ी को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक चांदना जी हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे प्रदेश के स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर मिनिस्टर अशोक चांदना जी। खास बातचीत में आज इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। धन्यवाद।